मैं नॉर्थ कर्नाटक के एक छोटे से विलेज में रहती थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के चलती थी। मेरे दादा दादी ने मुझे पाला था और हमारे दिन आसान कामों से भरे होते थे, जिनसे हमें बहुत खुशी मिलती थी। विलेज अपने आप में एक अलग दुनिया थी, बड़े शहरियों की भाग दौड़ से दूर। मॉर्निंगें मंदिर जाने के लिए होती थी, दोपहरें बरगद के पेड़ की ठंडी शेड में सोने के लिए और शामें कहानियों के लिए। मेरी दादी कृष्णा का हमारे घर का दिल थी। भले ही वह कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी समझ थी जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। वह एक दयालु और लवी महिला थी और उनकी मौजूदगी मेरी छोटी सी जिंदगी में हमेशा सुकून और प्यार देती थी। हर सुबह हमारी छोटी सी दुनिया छपे हुए शब्दों के जरिए बड़ी दुनिया से जुड़ती थी। रोजाना अखबार का आना हमारे घर में एक बड़ी घटना होती थी। मैं बेसब्री से पोस्टमैन का इंतजार करती थी। उसकी साइकिल की घंटी धूल भरी गली में बजती हुई आती थी। अखबार के साथ साप्ताहिक पत्रिका हमारी सबसे कीमती चीज थी। यह कहानियों, विचारों और हमारे छोटे से विलेज से दूर हो रही इवेंटों के लिए हमारी खिड़की थी। मेरी दादी, जो खुद पढ़ नहीं सकती थी, बड़े ईगरनेस से सुनती थी जब मैं उन्हें सुर्खियां और हार्ट जस्ट लेख रीड कर सुनाती थी। यह एक ऐसी परंपरा थी जो हमें जोड़ती थी, खोज और सीखने का एक साझा पल जिसे हम दोनों बहुत संजोते थे। पत्रिका कहानियों का खजाना थी, लेकिन एक खास धारावाहिक कहानी थी जिसने हमारे हार्टों को पूरी तरह से जीत लिया था। यह त्रिवेणी नाम की एक लोकप्रिय कन्नड़ आर्टिकल्सिका की कहानी थी। उनके उपन्यास प्रसिद्ध थे क्योंकि वे आम लोगों के जीवन की जटिल समस्याओं से निपटते थे और उनकी आर्टिकल्सन शैली अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसान थी। कहानियाँ ट्रूथची लगती थी, जैसे वे हमारे अपने विलेज में जान पहचान वालों के साथ हो रही हैं। परिवार में हर कोई इकट्ठा हो जाता था। जब मैं ताज़ा किस्त रीड कर सुनाती थी, हमारा मन उस दुनिया में पहुंच जाता था जिसे त्रिवेणी ने अपने शब्दों से इतनी खूबसूरती से बनाया था। किरदार हमारे दोस्त बन गए, उनके दुख हमारे अपने। मेरी दादी के लिए ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा थी। वे एक लाइफ रेखा थी। वह पूरी लगन से सुनती थी, आंखें बंद करके, जैसे वह इवेंटों को अपने सामने घटित होते देख रही हूँ। वह कैरेक्टर्सों के साथ हंसती थी, उनकी परेशानियों के लिए रोती थी और रीडने के बाद भी उनके फैसलों पर मेरे साथ चर्चा करती थी। वह अक्सर मंदिर में अपनी सहेलियों को आखिरी एपिसोड दोहराती थी। उनका चेवरिया उत्साह से भरा होता था। कहानियों ने हमारे बीच एक मजबूत बंधन बनाया। साझा कल्पना के माध्यम से बना एक खास रिश्ता। इन्हीं साझा मोमेंटों के जरिए ही मुझे सच में एक अच्छी कहानी की लोगों को साथ लाने की गिवरी शक्ति समझ में आई। मैगजीन में सीरियलाइज्ड सबसे पॉपुलर नॉवेल्स में से एक काशी यात्रा था। इस टाइटल का मतलब है काशी की यात्रा। कहानी एक बूढ़ी औरत और काशी या वाराणसी के पवित्र शहर को सीखने की उसकी गेवराई इच्छा के बारे में थी, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह है। मेन कैरेक्टर इस तीर्थ यात्रा के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बचाती है। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए तैयार होती है, उसे एक यंग अनाथ लड़की मिलती है जिसे अपनी शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। बूढ़ी औरत बहुत सेल्फलेस तरीके से अपनी सारी सेविंग्स लड़की को दे देती है, ये मानकर कि यंग दुल्हन की मदद करना काशी जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे लगा कि अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान की पूजा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मेरी दादी काशी यात्रा के मेन कैरेक्टर से बहुत जुड़ाव महसूस करती थी। शायद उसने कहानी की बूढ़ी औरत में अपनी सिंपल आस्था और दयालु दिल की परछाई सींगी। हर हफ्ते वह नॉवेल के अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार करती थी। वह हमारे रीडिंग सेशन के लिए सबसे पहले तैयार रहती थी। जैसे ही मैं उन्हें कहानी रटती थी, वह अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरे ध्यान से सुनती थी। बाद में वह मंदिर के आंगन में जाती थी और अपने फ्रेंड्सों के साथ लेटेस्ट एपिसोड पर डिस्कस करती थी। वह कहानी को बोनी थी और बूढ़ी औरत की यात्रा उनकी अपनी यात्रा बन गई थी। कहानी के प्रति उनकी भक्ति इतनी पूरी थी जैसे कि वह खुद तीर्थ यात्रा के लिए पैसे बचा रही हो। वीकली मैगजीन उनकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन गई थी।
वह मुझसे एपिसोड को बार बार रीडने के लिए कहती थी। हर डिटेल, हर इमोशन को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती थी। ये कहानी उनके लिए बहुत खुशी का सोर्स थी। फिर एक हफ्ते मुझे अपने कजिन्स के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए पास के शहर जाना पड़ा। मैं कुछ डेयों के लिए बाहर थी और जब मैं लौटी तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए सींगा। मैं शॉक्ड थी क्योंकि वह ऐसी इंसान नहीं थी जो इजी से रोती हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात थी और उन्होंने मुझे बताया। उनकी आवाज़ दुख से भरी हुई थी कि जब मैं बाहर थी तब मैगजीन आ गई थी और वह अपनी पसंदीदा कहानी का अगला पार्ट नहीं पढ़ पाई थी। उन्होंने खुद को हेल मोमेंटस और डिपेंडेंट महसूस किया। पहली बार उन्होंने स्कूल न जाने पर अपना गेवरिया अफसोस जाहिर किया। उन्होंने बताया कि वह कहानी को कितनी शिद्दत से रीडना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई। मेरे लौटने का इंतज़ार उनके लिए एक पीड़ा थी। उन्होंने पन्नों पर हाथ फेरे थे, तस्वीरों को अंडरस्टैंडिंग में की कोशिश की थी, लेकिन यह वैसा नहीं था। उन्हें अपनी लवी कैरेक्टर्स की दुनिया से कटा हुआ महसूस हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह कागज़ पर काले निशानों को समझ नहीं सकती थी। यह उसी पल था, उनकी कमज़ोरी और कहानी के प्रति उनके गेवरीय प्यार को सींचकर, कि मुझे पता चला कि मुझे क्या करना था। मैं अपनी दादी को इतना हेल मोमेंटस नहीं देख सकती थी। उस रात मेरी दादी ने एक पक्का फैसला लिया। उन्होंने कहा, कल से तुम मेरी टीचर बनोगी और मैं तुम्हारी स्टूडेंट। उन्होंने अपने लिए एक समय सीमा तय की। दशेवरीय के सरस्वती पूजा तक मुझे कन्नड़ वर्णमाला रीडना आ जाना चाहिए। उनकी लगन सींचकर मैं ट्रूथ मुझ प्रेरित हुई। मैं तब एक छोटी बच्ची थी, लेकिन मैं उनकी बात की गंभीरता को समझ गई थी। ये हम दोनों के लिए एक नया मोड़ था। अगले दिन हमारी भूमिकाएं बदल गईं। मैं पोती टीचर बन गई और मेरी लवी दादी मेरी पहली और सबसे समर्पित स्टूडेंट बन गई। ये हमारे रिश्ते में एक नया और शानदार अध्याय था। हमारी रीडिंग गंभीरता से शुरू हुई। मैंने अपनी पुरानी स्लेट, पेंसिल और अक्षर ज्ञान की बुकें निकाली। हमारे घर का पूजा घर हमारा नया क्लासरूम बन गया। हर रात खाने के बाद हम अपनी रीडिंग के लिए बैठते थे। मेरी दादी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वह मेहनती, ईमानदार थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। वह ऐसे रियाटती, दो एवरियाती लिखती और बोलती थी जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया को खोज रहा हो। उन्होंने इतना होमवर्क किया, ये कमाल था। वह स्लेट पर स्लेट भरती जाती थी। उनके हाथ ध्यान से हर अक्षर को बनाते थे। उनकी लगन अटूट थी और उन्होंने जल्दी तरक्की की। कई बार उन्हें मुश्किल होती थी, जब कोई अक्षर ठीक नहीं बनता था या कोई शब्द उच्चारण करना मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आत्मनिर्भर बनने की उनकी इच्छा एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। मैं उन्हें घंटों मेहनत करते हुए सीखती रही। उनका चेवरिया लैंप की गर्म रोशनी में एकाग्रता से चमक रहा था। वह 60 साल से ज़्यादा की थी, फिर भी उनमें एक छोटी स्कूल गर्ल जैसा उत्साह और ऊर्जा थी। उनकी कड़ी मेहनत मेरे लिए एक सीख थी। इसने मुझे सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। आपको बस एक मजबूत इच्छा शक्ति और एक साफ मकसद चाहिए। उनका मकसद साफ था। वह काशी यात्रा खुद रीडना चाहती थी। आखिर में दशेवेरिया का त्योहार आ गया। यह वह समय सीमा थी जो उन्होंने खुद के लिए तय की थी। परंपरा के अनुसार हमींदे सभी बुकों को पूजा घर में रखा और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की। पूजा के बाद मेरी दादी मेरे पास आई, मुस्कुराई और मेरे पैर छुए। हमारी संस्कृति में बड़ों के पैर छूना एक रिवाज है, लेकिन यहाँ वह मेरे अपनी टीचर के पैर छू रही थी। मैं हैरान रह गई। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया। मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं। एक टीचर भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि एक टीचर आपको भगवान तक का रास्ता दिखाता है। उनके इस व्यवहार ने मेरे दिल को उनके लिए सम्मान और प्यार से भर दिया। फिर मुझे अपनी टीचर को अपने तोहफे के तौर पर उन्होंने कुछ बहुत स्पेशल किया। वह काशी यात्रा नॉवल की एक कॉपी लेकर आई, जो तब तक एक पूरी किताब के रूप में पब्लिश हो चुकी थी। वह इसे चुपके से खरीद लाई थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उन्होंने किताब खोली और जोर से टाइटल रीडा, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। उनकी आवाज़ साफ और स्टेडी थी। मेरी दादी
जो कभी हर शब्द रीढ़ने के लिए मुझ पर निर्भर थी, अब खुद पढ़ रही थी। ये प्योर जीत का पल था, उनकी इनक्रेडिबल स्पिरिट का प्रमाण था। मैंने उन्हें सींगा और मेरा दिल गर्व से भर गया। उन्होंने अपनी पूरी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उन्होंने खुद को सबसे कीमती तोहफा दिया था, इंडिपेंडेंस का तोहफा। उस दिन से मैंने अपनी दादी में एक नया कॉन्फिडेंस सींगा। उन्हें अब मैगजीन या न्यूज़पेपर रीडने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं थी। वह